रेस्पिरेशन जो टॉपिक है, ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। ये पूरा हमने क्या लिख दिया है एक तरह से, अभी लिखना कुछ नहीं है इसमें से, ठीक है। हम जो शुरू करेंगे वो क्या होगा हमारा, रेस्पिरेशन। श्वसन, श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी हमने फूड खाया है, ठीक, जो भी हमने फूड खाया है, अब उसका डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया पीछे वाले टॉपिक में, ठीक है। अभी क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, क्या होगा, जो हमने नाक से, हम कहते हैं नाक से हमने ऑक्सीजन ली और फिर हमने नाक से ही CO2 को बाहर कर दिया, ठीक है। सांस लेने का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का यही तो प्रोसेस होता है, ठीक है, गलत होता है, ठीक, क्योंकि अब आप, मैं इन्वायरमेंट में यहाँ पे खड़ी हूँ तो क्या मैं यहाँ सांस नहीं ले रही? ले रही हूँ ना। अब मैं यहाँ से ऑक्सीजन को छांट तो नहीं रही ना, नहीं ना, तो मैंने इनहेलिंग किसकी की? एयर की, ठीक है। और एयर का क्या मतलब होता है? अगर मैं बोलूं एयर का क्या मतलब है, एयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यही तो होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमने एनवायरनमेंट से जो एयर है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को छांट के उसको इनहेल नहीं किया है। तो तब भी ये पूछा जाता है कि इनहेलिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेना, CO2 लेना या एयर लेना? तो करेक्ट आंसर इज एयर को इनहेल करना, क्योंकि आप एयर में से ऑक्सीजन को निकाल के इनहेल नहीं करते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो वहीं पे क्वेश्चन का यही आंसर जाएगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी आपने ग्लूकोज ली है, अब उसको एनर्जी बनाने के लिए एक और मटेरियल, एक और सब्सटेंस चाहिए, और वो सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा? ब्रीदिंग के थ्रू मिलेगा। रेस्पिरेशन का काम हो गया फूड के साथ, ग्लूकोज के साथ मिलके काम करना, एनर्जी बनाना। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग का काम होता है एयर लेना और CO2 बाकी एयर को क्या कर देना? बाहर कर देना, ठीक है। ये ब्रीदिंग होता है, ये सांस लेना होता है। तो सांस लेने में ऑक्सीजन तो आ गई, और श्वसन में क्या लिखा मैंने? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्लियर है बात? दूसरा काम क्या होगा, जो O2 हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, जितनी भी सेल्स होंगी सभी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, सबका काम होगा एनर्जी बनाना और हमारी बॉडी को एनर्जी देना। भाई मुझे खड़े होके बोलना है, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे खड़े रहना है, एनर्जी चाहिए, है ना, कुछ सोचना है, एनर्जी चाहिए, पढ़ना है, एनर्जी चाहिए। यानी कि जब तक आप पूरी तरह से क्या नहीं हो जाते, सो नहीं जाते, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड को काम करवाना है तब भी एनर्जी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है? सोते सोते कुछ विचार आते रहते हैं, है ना, और आपका क्या होता है, वो आप उसमें सांस में ब्रीदिंग का काम भी चलता रहता है, रेस्पिरेशन भी चलता रहता है, ठीक है, और साथ साथ आपका जो भी इम्यून सिस्टम है सारे एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, उनकी जो गति होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है सोते वक्त, है ना। वही तो रेस्ट मोड होता है, जब आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो? रेस्ट दे रहे हो, दोबारा से क्या करने के लिए? रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे O2 की पूरी क्या कर दी जाती है? इसमें आपूर्ति कर दी जाती है। मतलब जहां जहां O2 चाहिए वो O2 वहां पे जाके मिल जाती है। किसके थ्रू मिलेगी? ब्लड के थ्रू मिलेगी, सीधी सी बात है। हर एक चीज के लिए रक्त जिम्मेदार है, खून जिम्मेदार है, ठीक है, हर एक। दूसरा, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पूरा होगा? सेल में पूरा होता है, ठीक, सेल में पूरा होगा। तो इसी बेसिस पे सेल में पूरा होने की वजह से हमने क्या कर दिया? श्वसन को दो भागों में बांट दिया। एक होगा आपका बाह्य श्वसन यानी कि आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा होगा अंतः श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। बाह्य श्वसन का क्या मतलब हुआ? नोज से लेके ब्लड तक आपका किसका जाना? एयर से ऑक्सीजन का जाना, ठीक है, ब्लड तक चला गया है। ये क्या हो गया? ये एक्सटर्नल बात हो गई। अब ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं काम उनमें होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या करेगा? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में O2 को डिवाइड करेगा, वाटर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को रिलीज करेगा। और क्या रहेगा इसके साथ? यहाँ पे O2 के साथ ग्लूकोज रहेगी जो आपने खाने की फॉर्म में ली है, ठीक है, उसी को तो चाहिए O2, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई? इतना पोर्शन नोट कर लीजिए अब।
खत्म हो गया। ठीक, चलिए अंतः श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन को हमने और क्या कहा, है ना, सेल्यूलर। ये तो हो गया कोशिकीय, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा जो काम है कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर होता है। ठीक, अब ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि सेल के अंदर चीजें कैसे एंटर करती हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि जो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो आपकी कैसी है, कंप्लीटली परमिएबल है, पारगम्य है। लेकिन जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल। तो जो वाटर चाहिए उसको बाहर भी निकालना है ना, और कुछ वाटर को अंदर भी करना। तो सेमी परमिएबल में दोनों काम होंगे, वाटर को अंदर रोकना भी है और बाहर से अंदर लाना भी है। वो पूरा हम समझा चुके थे। ठीक है, अब जो हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये तो हो गया एक नॉर्मल बेसिस पे डिवीजन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे रेस्पिरेशन जो हमारा श्वसन है वो हो रहा है, ये हो गया कि किस तरह से श्वसन का जो है हमारा काम वो होता है। तो इस बेसिस पे हो गया कितने तरीके का, दो तरीके का। एक होता है वायवीय, लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं एरोबिक, या फिर इसको कहते हैं ऑक्सी, और इसको कहते हैं अनॉक्सी या फिर एनारोबिक। ठीक है, इनके ये अलग नाम होते हैं इंग्लिश में। ठीक, वायवीय या एरोबिक या फिर ऑक्सी श्वसन का क्या मतलब हुआ कि जहां पे O2 आपको चाहिए, जहां पे आपको क्या चाहिए रही है, O2, तो वो आपका कैसा हो गया, वायवीय। ठीक, वायवीय से तो याद ही रख लेंगे कि O2 चाहिए। अवायवीय का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे O2 नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए भाई, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें CO2 चाहिए। ठीक है, अब जब ये खत्म हो जाए तब लिखना, अब रोक दो, पहले समझो इसको। ठीक है, बंद कर दो कॉपी, ध्यान से समझो। O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो जब हमने कहा कि हमें रेस्पिरेशन कैसा चाहिए, वायवीय एरोबिक चाहिए, तो हमें O2 चाहिए। समझना इस चीज को, O2 का मतलब है कि भाई हमें नॉर्मल एनर्जी चाहिए। नॉर्मल हम चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, भाग रहे हैं, इमरजेंसी नहीं है कुछ भी, है ना, हम अचानक से भागना शुरू हो गए, तब हमें क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी की जरूरत महसूस हुई, तो हमने लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वहां पे फिर O2 काम नहीं करती है, फिर हमें CO2 चाहिए होती है पूरी बॉडी को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना, वायवीय में आपको O2 चाहिएगी, अवायवीय में आपको CO2 चाहिएगी, क्योंकि वायवीय का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ATP, और अवायवीय का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड। और यही आपका पायरुविक एसिड कुछ कंडीशन में लैक्टिक एसिड में और कुछ कंडीशन में एथिल अल्कोहल में चेंज होता है। क्लियर है बात, दोनों जो श्वसन है कैसे हैं, कोशिकीय श्वसन। तो यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिकीय श्वसन, अब हम इस पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोशिकीय श्वसन कितने तरीके का, दो तरीके का। श्वसन कितने तरीके का, दो तरीके का, बाह्य और अंतः, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो कोशिकीय श्वसन हमारा वायवीय अवायवीय, इतनी चीज क्लियर है। ये हमारी जितनी नॉर्मल एनर्जी चाहिए, हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी मर्जी से जो काम करें, इंस्टेंट हमने कुछ नहीं किया, इतना याद रखना बस। हमारे सामने ना तो कोई सांप आया, ना कोई अजगर आया, ना हम भागे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल द टाइम बॉडी में चलता रहेगा एक नॉर्मल एनर्जी के लिए। जो आपका अवायवीय श्वसन है, जहां पे आपको O2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, CO2 चाहिए, वहां पर CO2 का मतलब है कि अब आपको ऑक्सीजन के बजाय CO2 चाहिए, यानी कि अब आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा चाहिए एकदम से। वो किस कंडीशन में आती है, जब कोई इमरजेंसी आ जाए। इमरजेंसी जैसे आप आराम से नॉर्मल सड़क पे जा रहे थे, आपकी बॉडी में एरोबिक चल रहा था, ठीक है, अचानक से आपके सामने एक लेडी आई, ठीक है, और उसने ऐसे हाथ रखे, वो अचानक से नागिन बन गई। ठीक है, अब जैसे जैसे वही नागिन सीरियल का जैसा क्रेज बढ़ रहा है, अब तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ, कोई भी वीरान अवस्था में या वीरान जगह पे कोई घूमी तो वो नागिन बन जाएगी, है ना। तो उसने ऐसे किया और वो नागिन बने। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, भागोगे, सीधी सी बात है, उसे खड़े होके देखोगे थोड़ी, पता नहीं भाई अब क्या बन जाए, तो आप क्या करोगे, भागोगे ना एकदम से। आपको नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकता है, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चीज तो हो गई ना।
चलो ये तो एक जोक की बात होगी। अचानक से कोई आप बाइक पे या उस पे, बाइक पे तो खैर छोड़ दो, पैदल ही जा रहे थे, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया। अब उस कुत्ते को आप उस कुत्ते के पीछे भागोगे कि आगे आगे भागोगे? आगे आगे भागोगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि वो अभी वो डोमिनेंट है, अभी वो आपको क्या कर रहा है, आपको टीज कर रहा है वो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब हमारी बॉडी में O2 काम नहीं करती है। तब क्या काम करती है? CO2 काम करती है। वहां पे लैक्टिक एसिड हमें चाहिए होता है, मसल्स को जो एनर्जी देती है, क्योंकि भागने के लिए ना तो दिमाग काम करेगा, क्या काम करेंगे अब तो? पैर, आपके मसल सिस्टम काम करेगा, कितना तेज भाग सकते हो तो आपकी मसल्स पे डिपेंड करता है। तो वो एनर्जी यहाँ लैक्टिक एसिड के रूप में CO2 से मिलेगी, ये याद रखना, ठीक है। वो नॉर्मल चलता रहेगा काम। इसके बाद यहाँ आ जाइए, हम बात करते हैं सबसे पहले अवायवीय श्वसन की, कैसा है? कोशिकीय श्वसन। ये टैगलाइन है, याद रखना। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो दोनों तरह के श्वसन कैसे हो गए? कोशिकीय श्वसन हो गए, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया है। क्या करेगा? ग्लूकोज का 12 एंजाइम की सहायता से क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ एंजाइम इसमें काम करेंगे और क्या होता रहेगा? एक प्रोसेस चलेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये एक साइकिल होता है, ठीक। यही साइकिल होता है जिसमें आपकी जो ग्लूकोज है वो किस में टूट रही है? पायरुविक एसिड में टूट रही है, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। कोई भी साइकिल चलती है, कोई भी रिएक्शन चलती है, उसका कोई एंड प्रोडक्ट बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलाइसिस का पूरा जो प्रोसेस है वो किस में चलता है? अवायवीय श्वसन में चलता है, ठीक है। तो ये मसल्स के एनर्जी के लिए होता रहता है। लैक्टिक एसिड कब बनेगा? जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तब का लैक्टिक एसिड का काम। बस ये नोट पॉइंट इसमें लिख लेना। बाकी चलते दोनों तरह के श्वसन, ठीक है, क्योंकि पायरुविक एसिड भी हमें चाहिए, ठीक। ये काम कहाँ होगा? ग्लाइकोलाइसिस का काम होगा कोशिका द्रव्य, क्या है ये? साइटोप्लाज्म। तो यानी कि आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा, ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, ताकि मसल्स के साथ डायरेक्ट आपका कांटेक्ट रह सके, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। एग्जाम्पल में कुछ, जैसे हमने ईस्ट की बात की थी, मैंने कहा था कि उनको क्या चाहिए? CO2 चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? CO2 चाहिए। कुछ माइक्रोब्स की मैंने बात की थी कि उन्हें गर्म एरिया चाहिए, तो उनमें किस तरह का रेस्पिरेशन हुआ? एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हुआ, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं? वो एथिल अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? एथिल अल्कोहल। तो अब एक चीज को लिंक करना है कि जितने भी आपने माइक्रोब पढ़े हैं, जिसमें भी आपको ये मिल जाए कि इसमें CO2 की प्रेजेंस में काम हुआ, इसको CO2 चाहिए, दैट मीन वो एथिल अल्कोहल बनाएगा, और प्लस उसमें कैसा श्वसन है? अवायवीय श्वसन। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पायरुविक एसिड, हमारा किस में चेंज हो जाता है? एथिल अल्कोहल। CO2 और वाटर को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। वायवीय श्वसन। अब ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि वाटर रिलीज हो रहा है कई कंडीशन में। वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, ठीक है जी। अब ये वाटर रिलीज होके जाएगा कहाँ? एक्सक्रीट करेगा, हमारी बॉडी से बाहर जाएगा यूरिन की फॉर्म में। कब पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? हम आ गए किसमें? वायवीय। कहाँ होगा? कैसा है? पहले तो सेल्यूलर, ठीक है। दूसरा काम कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा? एंजाइम की हेल्प से जो पायरुविक एसिड बना है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि दोनों कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेंगे। ये पायरुविक एसिड बनाता रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता रहेगा। हमने कहा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी क्या चीज जाएगी जिसकी वजह से वो ATP बनाएगा, तो क्या जाएगा? पायरुविक एसिड जाएगा। अब पायरुविक एसिड से और क्या बनने तक का? ATP बनने तक का, ग्लूकोज बनने तक का जो सफर है, ATP मॉलिक्यूल्स के बनने तक का जो सफर है, उसको एक नाम दिया जाता है, उसको एक साइकिल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रैब साइकिल, ठीक है। इस क्रैब साइकिल को बताया भी क्रैब नहीं था, उसके साइंटिस्ट का नाम भी क्या है? क्रैब ही है। क्लियर है बात? यहाँ पे क्या होगा? 38 मॉलिक्यूल बनेंगे एक ग्लूकोज से, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यही आपकी क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। CO2 रिलीज हो गई और वाटर रिलीज हो गया। CO2 तो वापस आपके ब्लड सेल से नाक के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये CO2 रिलीज कर दी, वाटर की तो चलो एक्सक्रीशन में बात करेंगे। अब CO2 का क्या होगा?
O2 तो आ गई। अब आ जाते हैं किसमें, जो हमारा ह्यूमन का क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, एक हो गया रेस्पिरेशन, जिसको हमने क्या कहा, रेस्पिरेशन एक तरह का प्रोसेस। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी, कि किस सिस्टम के थ्रू ये हो रहा है, तो सिस्टम का क्या नाम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ टफ लगा? क्यों कर, कुछ टफ लगा? हाँ, जब कल पूछूंगी ना तब लगेगा। इसको ऐसा का ऐसा ही आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमंस के अंदर, ध्यान से समझना एक एक चीज को पॉइंट वाइज। ह्यूमन के अंदर अगर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हमने कहा कि जो बाह्य श्वसन है वो नोज टू ब्लड है, नाक से लेके आपकी ब्लड सेल्स तक हो गया। तो नाक तो यहाँ आ गई, ब्लड सेल्स आपको कहाँ के मिलेंगी, यहाँ पे। ये जो एयर सैक होते हैं ना, इन एयर सैक पे लिपटी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हम क्या कह सकते हैं, ये आपका कैसा है, ये बाहरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो काम होगा वो इंटरनल रेस्पिरेशन का। ठीक है, कैसे, नाक में क्या हो गया, दो आपके नेजल हो गए। ठीक है, दो आपके क्या हो गए, नेजल। अब उन नेजल में आपको क्या मिलेगा, वेस्टिबुल मिलता है। नेजल के अंदर क्या है, वेस्टिबुल। ये वेस्टिबुल ऐसे ही याद रखना है। इस वेस्टिबुल का क्या काम करता है, यहाँ पे इस वेस्टिबुल पे, यानी कि अंदर का एरिया हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर। और इन हेयर्स का क्या काम हुआ, जो भी अनवांटेड चीजें हैं, धूल हो गई, मिट्टी हो गई, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। तो ये वेस्टिबुल के जो हेयर हैं, ये उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये नाक का इतना काम हो गया, इनहेलिंग का काम हो गया, इसने क्या कर लिया, एयर को इनहेल कर लिया। ठीक है, वेस्टिबुल ने धूल के कणों को रोक दिया, जब CO2 आई तो वो उसके साथ बाहर आ गई। ठीक, फेरेंक्स, नोज के बाद आपका ये हिस्सा आ जाता है, यहां से ये गया पूरा, और अब कौन सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। फेरेंक्स का मतलब ग्रसनी। नेजल कैविटी को कहां किससे जोड़ रहा है, फ्लेरेंक्स से जोड़ रहा है, कंठ से जोड़ रहा है। कंठ मतलब जहां से आपकी आवाज आती है। ठीक है, तो ग्रसनी का काम क्या हुआ, नेजल कैविटी जो ये आपकी पूरी की पूरी है ना, इसको किससे जोड़ दिया, कंठ से जोड़ दिया। ठीक, अब इसमें क्या होगा, यहीं से आपकी जो क्या होगी, इस फेरेंक्स से ही जो आपकी हवा है वो पूरी की पूरी बॉडी में जाती है। ठीक है, फेरेंक्स के बाद का हिस्सा कौन सा आया, लेरिंक्स, कंठ। इसमें याद रखना है यहाँ पर क्या मिलता है, ग्लोटिस मिलती है। यहाँ पे क्या मिलती है, ग्लोटिस। इस ग्लोटिस का काम क्या होता है, जैसे ही हवा अंदर जाती है, मैंने मुंह खोला, हवा गई, मुझे बोलना है, सेंस आया तो कि मुंह खोलना पड़ेगा, हवा अंदर जाएगी, ग्लोटिस से टकराएगी, तब आप बोल पाएंगे, वरना तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, मुंह बंद रहता है, बोल पाते हैं, मुंह बंद रह के कितने लोग बोलते हैं मुंह बंद रह के, कोई नहीं बोलता है ना। वो एक सेंस होता है ना, आपका माइंड आपको क्या कहता है, अच्छा बोलने का मन है, मुंह खोलो, हवा अंदर जाएगी तब आप बोलोगे। क्यों, क्योंकि इस ग्लोटिस से हवा टकराएगी और वो क्या करेगी, साउंड को प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, फिर आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। इसी वजह से, इस ग्लोटिस की वजह से जो आपकी जीभ है वो क्या होती रहती है, बोलते वक्त हिलती रहती है। ठीक है, जहां से इसको हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। ग्लोटिस को और क्या कहा जाता है, वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रही है, वोकल के लिए काम कर रही है, बोलने के लिए काम कर रही है। अब एक चीज पूछा जाएगा कि भाई फीमेल्स की आवाज जो होती है वो थोड़ी कम भारी होती है, पतली आवाज होती है, और मेल्स की कैसी होती है, भारी आवाज होती है, क्यों? हाँ, जो आपका क्या है, लैरिंक्स है, वो फीमेल में तो छोटा होता है, लेकिन मेल में कैसा होता है, बड़ा होता है। इसी वजह से जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें आवाज भारी होती है और फीमेल्स में आवाज पतली होती है ना। फिर भी पता नहीं क्यों कहते हैं कि आवाज की, औरत की जो आवाज है उसमें बड़ा दम होता है। देखो, कंठ तो ये कह रहा है भारी आवाज किसकी है, मेल्स की है। ठीक है, चलिए, और दिमाग की बात आ जाती है। लेरिंक्स के बाद का आपका हिस्सा है ट्राकिया, जिसको हम कहते हैं श्वास नली, जो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ।
ठीक है। अब जो ट्राकिया में 9 तो हड्डियां होती हैं, ट्राकिया में कितनी? 9 हड्डियां। कौन सी? कार्टिलेज। प्रॉपर हड्डी नहीं होगी, उस पे रिंग्स बने हुए होते हैं, ठीक है। ट्राकिया का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो उस पे कुछ इस तरह के रिंग्स बने हुए होते हैं जो उसको स्टेबल करके रखते हैं। और वो रिंग किसके बने हुए होते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसी होती है? जितनी भी आपकी बॉडी की सॉफ्ट बोन होती है, मुलायम हड्डियां होती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। रीढ़ की हड्डी जानते हैं, है ना? रीढ़ की हड्डी किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज की। आप इसको कैसे भी बेंड कर सकते हैं, है ना? आपने देखा होगा ना, जो जिम्नास्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी गर्दन को उठाया, पीछे से घुमा के लाया, पैर के बीच में से निकाल दिया। किसकी वजह से? रीढ़ की हड्डी की वजह से, क्योंकि वो क्या है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर जो बोन्स है वो भी आपकी कैसी हैं? कार्टिलेज की बनी हुई है, फ्लेक्सिबल हड्डियां हैं, 9 होती हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब जो ये ट्राकिया है, यहां से ये ट्राकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये जो ट्राकिया है, यहाँ पे ट्राकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये एक ट्राकिया 2 में टूटा, उन 2 के नाम अलग हो गए, एक इस लंग में गया, एक इस लंग में गया। 2 लंग्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो उन दोनों लंग्स में ये ट्राकिया डिवाइड हो गया, किसमें? उसको हम कह देते हैं क्या? ब्रोंकाई, ठीक है। जो आपकी श्वास नली है वो 2 ब्रोंकाई में क्या हो गई? टूट गई, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको नाम ट्राकिड्स भी मिलेगा, ठीक। फिर ट्राकिड्स में टूटी, ट्राकिड्स से आगे फिर ब्रोंकाई में पतली पतली शाखाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ट्राकिड्स याद रख लीजिए या ब्रोंकाई याद रख लीजिए, है ना। अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको बनाऊं, इधर से ये रफ कर दूं, ये तो हो गया ना ये वाला पोर्शन। तो अगर एक रफली सा मैं डायग्राम बनाऊं तो ये आपका क्या हो गया? ये ट्राकिया हो गया, ठीक है। इसमें इस तरह से आपको रिंग्स मिलेंगे जो कार्टिलेज के हैं, और ये जो है फिर ये वापस से इस तरह से दोनों लंग में जाके एंटर कर जाती, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इन दोनों का नाम आपको ट्राकिड्स मिलेगा। अब ये दोनों लंग में जाके एंटर कर गए, दोनों लंग्स में ये शाखाओं की तरह फैल जाते हैं, ठीक है। दोनों शाखाओं में फैल जाते हैं। इनको एक शाखा को या तो ब्रोंकल्स कह दीजिए या फिर ब्रोंकाई कह दीजिए। उन्होंने पूरा कंबाइन करके नाम बता दिया, आप ट्राकिड्स और ब्रोंकाइज ऐसे याद रखें, ठीक है। क्लियर है बात? इन्हीं ब्रोंकाइज के आगे फिर ये इस तरह से स्पेस कवर करके रखते हैं, इस तरह से ये गुब्बारे वाली संरचना इनमें सभी में रहती है। इन्हीं के चारों तरफ आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो इन्हें इस तरह से घेरे रखती है, ठीक है। पूरी तरह से इनको ब्लड सेल्स क्या है? घेरे रखती है, ठीक है। अब जो एयर है ट्राकिया से डिवाइड होके दोनों लंग्स में गई, ठीक है। किनके थ्रू? ट्राकिड्स के थ्रू, और ब्रोंकाई के थ्रू कहाँ चली गई? एयर सैक में चली गई। इन्हीं को क्या कहा जाता है? एयर सैक कहा जाता है या एल्यूविलर कहा जाता है, ठीक है। एल्यूविलर सैक भी इनको हम कहते हैं। हिंदी में क्या नाम होता है? वायु कोष्ठ, ठीक है। तीनों नाम हो गए। अब इन वायु कोष्ठ का काम क्या है? इसके नीचे होता है डायफ्राम, इसके नीचे क्या होता है? डायफ्राम, ठीक। यही कहीं आपका हार्ट भी प्रेजेंट होता है, लेफ्ट में होगा राइट में होगा हार्ट? ना लेफ्ट में होता ना राइट में होता, बीच में होता है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ सारे प्योर ब्लड का फ्लो होता है, वो इसीलिए ऐसा लगता है कि लेफ्ट की तरफ जब हार्ट अटैक वगैरह आता है सब लेफ्ट की तरफ पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्योर ब्लड का फ्लो है ना पूरा, वो लेफ्ट की तरफ है, इसीलिए ऐसा लगता है कि हार्ट जो है वो किधर है? लेफ्ट में है। लेफ्ट में नहीं है, बीच में है हार्ट आपका, ठीक है। गिर जाते हैं ना बहुत सारे बॉयज या गर्ल्स को, मैंने देखा है। अच्छा कोई चीज बहुत बढ़िया लग गई, हाय मर गए। कैसे मर गए? हार्ट तो यहाँ है, तुम यहाँ से कैसे मर गए? है ना, यहाँ से कोई नहीं मरता। वो हार्ट जो काम करना बंद कर देता है ना तब, तो इधर से आके आपकी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। प्योर ब्लड की ब्लॉकेज हो गई है भाई बॉडी में, है ना, तो क्या होगा? कार्डिक अरेस्ट होगा। क्या होगा? कार्डिक अरेस्ट होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं? हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक का क्या मतलब है? हार्ट काम करना बंद कर दिया है। कार्डिक अरेस्ट का क्या मतलब है? हार्ट काम कर रहा है लेकिन ब्लड ने आगे फ्लो करना बंद कर दिया है, वो कार्डिक अरेस्ट होता है, ठीक है। चलिए वो बाद की बात है। डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है? इनका जो स्पेस है मेंटेन करेगा। कैसे?
एयर आई, इनमें फिल की, तो ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, है ना। तो डायफ्राम को इन्हें जगह देनी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, एयर यहां से निकल के वापस चली गई तो ये क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। तो लंग्स हमारे क्या हो गए, थोड़े से सिकुड़ गए। सिकुड़ गए तो फिर से इनको बैलेंस करना है, डायफ्राम ऊपर आ जाए। जब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन हुआ, यानी कि हवा बाहर निकली, तो ये क्या हो गए, संकुचित हो गए। और जब हवा अंदर आई, पूरा भर गया एयर सैक, तो क्या होगा, ये फैल गए। ठीक है ना, तभी तो ये क्या कर पाएगा, इसका जो वॉल्यूम है, इसको पूरे वॉल्यूम को अच्छे से मैनेज कर पाता है। डायफ्राम का यही काम होता है। क्लियर है बात। दूसरी चीज क्या आ गई, गुंबद के जैसा होता है, वो दिखाई दे रहा है ना, गुंबद के जैसा ही होता है। क्लियर है बात, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, आपकी जो आपकी ब्लड सेल्स हैं उनमें एंटर कर जाती है। अब ब्लड सेल्स में कैसा रेस्पिरेशन होगा आपका, वायवीय और अवायवीय दोनों तरह का चलेगा। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो आपका कैसा रहेगा, अवायवीय। और अगर हम किसकी बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी की बात करेंगे तो फिर आपका वाई। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें ग्लाइकोलाइसिस, एंड प्रोडक्ट क्या, पायरुविक एसिड। इसमें क्रैब साइकिल, एंड प्रोडक्ट एटीपी। और किसके दौरान, क्रैब साइकिल के दौरान। ग्लाइकोलाइसिस भी इज वन टाइप ऑफ साइकिल। ठीक है ना, चलिए ये यहाँ पे खत्म हुआ पूरा। इसके बाद हम एयर सैक की बात करते हैं। एयर सैक में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम जो बार बार कहते हैं कि O2, एयर से O2 निकल के ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से CO2, जो हम बार बार कह रहे थे CO2 रिलीज हो गई, CO2 रिलीज हो गई, है ना, वो सेल्स सारी CO2 को किनको दे देगा, एयर सैक को दे देगा। और एयर सैक ब्रोंकाई, ट्राकिड्स, ट्राकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स और आपका नाक के थ्रू बॉडी से बाहर। क्लियर है बात, ये हुआ पूरा आपका क्या, रेस्पिरेशन। ठीक, नोट करने वाली बात, नसिका यानी कि जो हम ये नेजल कैविटी हम बोल रहे हैं, है ना, यहां से इसके अंदर वाले पार्ट को याद रखिएगा। नसिका से और कहां तक, श्वसनिका, यानी कि आपकी श्वसनिका क्या हो गई, श्वसनिका ये हो गई, ब्रोंकाइल्स, है ना। ये ब्रोंकल्स तक का जो एरिया होता है किसका बना होता है, सिलेटेड एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है जी, डायफ्राम गुंबद के जैसा है, फेफड़ों के नीचे होता है। एक बार जब क्या होगा, संकुचित होगा और एक बार फैलेगा। कब संकुचित होगा, कब फैलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है इसमें, O2, जो हम कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। O2 बॉडी से आएगी, बॉडी में जाएगी किसके थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू। हमने कहा ना एयर सैक के चारों तरफ क्या है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। तो एयर सैक क्या करेगा, O2 जो उसने निकाली है एयर से, वो उसको किसको दे देगा, ब्लड सेल्स को दे देगा। और ब्लड सेल्स क्या करेंगी, CO2 को एयर सैक को दे देंगी। तो यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ इस तरह से चलता है। मान लो ये क्या है, आपका एयर सैक है, यहाँ पे इसके चारों तरफ आपकी क्या है, ब्लड सेल्स इकट्ठा हुई हैं। तो ये क्या करेगा, O2, CO2 तो यहाँ से आ गई और O2 यहाँ से चली। ठीक है, तो ये सर्कुलेट में क्या होता रहता है, घूमता रहता है। श्वास नली, ट्राकिया, पूछा जाता है कितने सेंटीमीटर लंबी, 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। 9 इसमें क्या होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई हड्डियां होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रिंग्स भी कह देते हैं। ठीक है, कार्टिलेजियस रिंग भी कहीं कहीं आपको इसका नाम सुनने में मिले। ठीक, पूरा समझ में आया अच्छे से। ठीक है, अब इसको समझते रहो और नोट करते रहो, जहां पे डाउट हो मुझे बताओ। ठीक है, और कल तुम दोनों को दोनों चैप्टर रिवाइज करके आना, तुम्हें एक ही करके आना है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा काम बढ़ गया, क्योंकि अगला टॉपिक मैं तभी शुरू करूंगी जब ये दोनों क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे।